नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। तो आज देश में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है। जब यह खबर दोपहर को 2 बजे आई तो दिमाग सन हो गया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, चार्ड टू डेथ, ऐसे झुलस जाओ कि पहचान भी ना हो पाए। यह हुआ है उन 242 यात्रियों के साथ, मुसाफिरों के साथ, जो इस एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान 787 जो बोइंग था, अहमदाबाद से यूके के लिए लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। 1:38 पर यह उड़ान भरी और मिनट भर भी नहीं लगा। उड़ान भरी है और उसके बाद तबाही, आग, धमाका और त्राहिमाम। 242 यात्री थे, 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट। अब यह ऐसा हादसा हुआ कैसे? यह अपने आप में एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब तो लेना ही लेना होगा, क्योंकि यह जो विमान है यह महज 11 साल पुराना। आप में से बहुत से लोग, जब यह जानकारी आप तक आई कि भाई 11 साल पुराना, अरे बहुत पुराना विमान है। 11 साल विमान वो गाड़ियों की तरह नहीं होता कि 10 साल और 15 साल, 10 साल डीजल की, 15 साल पेट्रोल की गाड़ी, अब उसको आपको खत्म करना होगा, उसको त्यागना ही होगा। 11 साल का विमान दरअसल एक नया विमान उसी की श्रेणी में आएगा और यह ड्रीम लाइनर है। और बहुत से लोग, उनमें मैं भी हूं, अगर विदेश जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ड्रीम लाइनर में ही बैठूं। थोड़ा जगह ज्यादा मिलती है, चौड़ा विमान है, आधुनिक विमान है, जो उसके अंदर सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। और उसी चाह में जो लोग आज इस विमान पर चढ़े, वो अपनी अंतिम यात्रा पर ही निकल गए। और आंकड़ा सिर्फ 242 लोगों का नहीं है। और चार्ड टू डेथ जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो इसलिए कि अब अस्पताल में व्यवस्था कराई जा रही है डीएनए सैंपल्स की, यानी कि पहचान भी नहीं हो पाएगी, अपनों को देख भी नहीं पाएंगे रिश्तेदार। किसी का पति मरा है, किसी के मां बाप, किसी का बेटा, पहचान होनी भी मुश्किल हो जाएगी। इतना विभत्स नजारा वहां पर है। कुछ तस्वीरें तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, मोज़ाइक भी नहीं कर रहे हैं हम। पर इतना अत्याधुनिक विमान वो क्रैश कैसे कर गया? बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं, उनके बयान मैं पढ़ रहा था। जूलियन ब्रे हैं, वो कह रहे हैं दिस इज अ स्टेट ऑफ आर्ट एयरलाइनर, द ड्रीम लाइनर, बोइंग्स स्टार प्रोडक्ट, they sort of fly themselves, so there shouldn't have been a problem. वो तो खुद ही उड़ने में सक्षम है, तो समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तो समस्या कैसे हुई, कहां हुई, क्या बर्ड हिट हुई? पक्षियों का टकराना ये भी मौत का सबब बन जाता है। ये एविएशन इंडस्ट्री, किसी भी पायलट के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। और जब आपने वो स्पीड तो पकड़ ली, 320 किलोमीटर की कम से कम स्पीड चाहिए होती है, वो आपने रनवे पर ली और उसके बाद आप ऊपर आकाश की तरफ एयरलिफ्ट कर गए। और जब तक वो ऑल्टीट्यूड, वो बताते हैं ना कि 35,000 फीट पर पहुंचे, वहां तक पहुंचने में अगर बीच में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ स्टॉल कर जाए, इंजन रुक जाए, तो पत्थर की तरह क्या गिर जाता है, या कोई बर्ड हिट हो जाए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत जरूरी है इनका जवाब मिलना। एक अच्छी खबर इन बुरी खबरों के सिलसिले में वो ये आ रही है कि एक यात्री, 242 में से संभावना ये जाहिर की जा रही है कि एक यात्री बच गया है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ये जानकारी दी है। अब ये अपने आप में बहुत अहम कड़ी हो सकती है। ब्लैक बॉक्स है, उससे जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये यात्री, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये बच जाएं, तो हमें पता लग पाएगा कि दिक्कत कहां आई। ये बर्ड हिट था क्या? और बर्ड हिट की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट है,
यहां पर 2023 तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं और उन आंकड़ों में 83 दफा बर्ड हिट के मामले सामने आए हैं। 83, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। या दरअसल बोइंग की लापरवाही भी हुई है। बोइंग ये सबसे बड़ी दुनिया की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यही बनाती है इस विमान को 787। अब बोइंग के एक इंजीनियर, इनका नाम है सैम सालेपोर, इन्होंने कुछ साल पहले सवाल उठाए थे और ये द न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर इनको कवरेज भी मिली थी कि ये 777 और 787 का ये हादसा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था दैट द कंपनी टुक मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स ऑन बोथ द 777 एंड 787 ड्रीमलाइनर मॉडल्स। कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, पैसे बचाने की कोशिश की गई, जल्दी प्लेन्स भी देने थे। एंड ही वांट दैट सच कॉम्प्रोमाइजेस, इस तरह के समझौते could pose catastrophic risks as these aircraft age. भीषण भयंकर त्रासदी हो सकती है जैसे जैसे उम्र दराज होते जाएंगे ये प्लेन। अब ये 11 साल पुराना था, ये कोई अभी उम्र दराज भी नहीं हुआ था। जून 2024 में बोइंग ने भी माना, खुद कबूला that its 787 Dreamliner, after it discovered that hundreds of fasteners had been incorrectly installed on the fuselages, जो फ्यूल टैंक होते हैं वहां पर जो उस आप सामान लगाते हैं उसको होल्ड करने के लिए, वो फास्टनर्स, बोल्ट हैं, स्क्रू हैं, वो गलत जगह लगा दिए गए। अब इसमें कहानी और गंभीर कहां हो जाती है। इसी साल और इसी महीने बोइंग ने 9,000, इस कंपनी ने 9,409 करोड़ की एक डील या एक समझौता किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, अदालती कार्रवाई ना हो। क्यों ना हो? एक 737 मैक्स प्लेन, उसमें 346 लोग मारे गए थे। हादसा हुआ इथियोपिया और इंडोनेशिया में, ये 2018 और 2019 का। तो पैसे के लेन देन से अपनी कारगुजारियों पर पर्दादारी भी कर रही थी क्या बोइंग? ये अपने आप में सवाल है, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी। एक मिली भगत भी है क्या? अभेदान दिया जाता है क्या कंपनी को? और ये सवाल फिर यहां पर DGCA के लिए भी, और एयर इंडिया जो ऑपरेटिंग कंपनी है इस बोइंग विमान की, भाई कोई तकलीफ थी, कोई दिक्कत थी तो क्या हमें पता लगना चाहिए? यात्रियों को तो कुछ पता ही नहीं लगता। कभी आजकल गर्मी, तापमान 50 डिग्री तक भी पहुंच रहा है, आप एयरक्राफ्ट में बैठे और वो AC चल नहीं रहा, आप पंखा जलते रहिए, अखबार से ही या मैगजीन या कुछ भी मिल जाए, घंटों घंटों बैठ जाते हैं। तो ये लापरवाही जो है इनका खुलासा भी होगा क्या? पर सबसे पहले मेरे साथ गिरीश शर्मा जी हैं, एयर इंडिया के ही पायलट रह चुके हैं। मिर्ज़ा फैज़ान हैं, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एविएशन एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर SK शर्मा, रिटायर्ड, एक और एविएशन एक्सपर्ट, और विपुल सक्सेना भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। लेकिन गिरीश जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, देखिए जैसा यहाँ पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो इतना अत्याधुनिक विमान है, ये अपने आप भी उड़ सकता है, तो ऐसे में उड़े और मेडे 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 ये कॉल भी गई ATC को। ATC ने जब संपर्क साधा, कोई संपर्क नहीं साध पाया, ये मिनट 2 मिनट का खेल हुआ। तो पहली नजर में ये जो हादसा, ये जो त्रासदी हुई, इसकी वजह आपको क्या दिखाई देती? देखिए, जैसे आपके पास जो फुटेज आई है और जो फुटेज मैं भी देख चुका हूँ सोशल मीडिया के थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू, इससे क्लियर कट ये पता चलता है कि
जहाज के दोनों इंजन या तो फेल हुए हैं, या दोनों इंजन को जो फ्यूल सप्लाई कर रहा था वो फ्यूल सप्लाई बंद हुई है, या कोई या तो मतलब मल्टीपल बर्ड हिट हुआ है या दोनों multiple burn इंजन हुआ में, है, या वो स्टॉल कर गए, तकनीकी कोई दिक्कत हुई, या इंजन जो मैं stall कह रहा किए था कि ऊपर आप जा रहे हो 35,000 फीट की वो ऊंचाई पकड़ने के लिए, और यकायक इंजन बंद हो गए, यकायक दोनों इंजन बंद हुए। दोनों बंद हो गए। तो और उसके बाद भी पायलट की सूझबूझ के हिसाब से वो पायलट ने कोशिश करी है कि जितना मिनिमम डैमेज हो सके मैं बचा सकूं, वो कोशिश कर रहा है। आपकी जो 8200 घंटे का तजुर्बा था इस विमान को उड़ाने का। जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे, सुमित जी हाँ, और सबरवाल और क्लाइव कुंडर जो थे, उनको 1100 घंटे का जो को पायलट थे। तो ये तो असीम तजर्बा होता है, असीम तजुर्बा। साथ में जो वो पायलट जो कमांडर है वो दूसरों को ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। ओके। और वो छोटा मोटा पायलट नहीं था, लाइन ट्रेनिंग कैप्टन रहे हैं, वो दूसरे कैप्टन्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी चेकिंग करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, जो उनका ये प्रोसीजर रहता है। और तो मानवीय भूल तो नहीं हो सकती कतई, बिल्कुल नहीं मान सकते हैं हाँ, कि पायलट की कोई एरर हुई हो, ये पायलट मिस्टेक नहीं रूल आउट कर सकते इस वक्त। और उसने मेडे कॉल दी है। मेडे कॉल मेरे पास जो है किसी ने अभी मैसेज भी दिया है और बोला है कि मेडे कॉल के साथ जो है उसने बोलने की कोशिश करी है कि लॉस्ट थ्रस्ट, वी हैव लॉस्ट थ्रस्ट, यानी कि इंजन स्टॉल कर गया, इंजन जाम हो गया, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इंजन चलते चलते बंद हो गया। ये चीज़ें जो है अभी आपके जो है एटीसी के जो टेप्स हैं, जैसे एक हमारे पास ब्लैक बॉक्स होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, ऐसे ही एटीसी के जो टेप्स होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर एटीसी के टेप्स होते हैं। हर टेप्स की जो रिकॉर्डिंग जो है उसमें उस टाइम की मिल सकती है। उस टेप की रिकॉर्डिंग लेकर के आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि इस टेप में टावर को, मतलब आसान भाषा में गिरीश जी अगर दर्शकों को समझाएं, देखिए आप 320 की स्पीड ली, उसके बाद आप टेक ऑफ करने लगे। जब इस मुद्रा में होता है विमान, वो सबसे खतरनाक मुद्रा है किसी भी पायलट के लिए। आप इतने सालों तक आपने विमान उड़ाए हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई ऐसे आ जाऊं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं, उसके बाद तो आप ऑटो पायलट पे भी चल सकते हैं। असल खेल यही है कि उसके बाद आपको स्टेबलाइज करना है प्लेन को, और ये इस मुद्रा में इंजन में खराबी आई है या बर्ड हिट हुआ है, यही है। बिल्कुल ये भी है। और ये भी हो सकता है कि रनवे पर पड़ा हुआ कोई डेब्रिस, उसके अंदर एयरक्राफ्ट ने सक कर लिया हो। क्या रनवे की जांच हुई थी टेक ऑफ से पहले? अगर की थी, और यहां पर यह जानकारी देनी इसलिए भी जरूरी हो जाती है, 2023 तक का ही आंकड़ा है डीजीसीए का, अक्टूबर महीने 10 महीने का ही 83 बर्ड हिट के मामले अहमदाबाद में, दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अहमदाबाद कई बार ऑपरेट किया है, जाता रहा हूँ, कमांड में फ्लाइंग करी है, वहाँ पे अहमदाबाद में लैंडिंग करता हूँ, टेक ऑफ कर रहा हूँ, सब कुछ किया है। और ये चीज़ जो वहाँ के एयरपोर्ट के साथ इस मामले में हम लापरवाह हैं, इस मामले में हम लापरवाह। ये कड़वी हकीकत तो हमें कबूलनी चाहिए ना। जी हाँ, कि ठीक है, हवाई चप्पल में हवाई यात्रा करेगा भारतीय, पर भाई वहां पर प्रबंधन तो कर दीजिए ना। वो इंतजाम नहीं होते। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं या गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। अंदर बैठे रहते हैं आजकल लो कॉस्ट एयरलाइंस के नाम पर, वो टिकट कितने की हैं वो तो सब दुनिया जानती है, पर वहां पर पैसे बचाने के लिए एक एक घंटे अंदर बैठा रहता आदमी, और आप एयर कंडीशनर नहीं चलाएंगे क्योंकि उसमें फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। क्लॉस्ट्रोफोबिक आदमी वहां पर सांस लेने के लिए तड़प जाएगा और कुछ नहीं होगा। यह हकीकत है ना आज की तारीख में नागरिक उड्डयन की। सर ऐसा नहीं है कि मतलब खाली एक वही किसी जहाज में एसी नहीं चल रहा होता तो वो बात अलग है, लेकिन आजकल एयरपोर्ट इतने मॉडर्नाइज्ड हैं कि आपको जो एयर कंडीशनिंग जो एयरपोर्ट से मिल रही होती है, उनके सिस्टम लगे हुए हैं, वो आपको पर फिर पंकज, जो अभी तो चंडीगढ़ से हिसार वाली फ्लाइट की आपने तस्वीरें देखी होंगी जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं और बाकी मंत्री भी बैठे हुए हैं। वो पुराने जमाने वाले वो जो पंखे होते थे वो हिला रहे हैं वहां मंत्री बैठे हुए। सर मैं मानता हूँ कुछ किसी जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण जो है उसका एयर कंडीशनर सिस्टम नहीं चल रहा होता, बट इसको जो है हम इस हादसे के साथ पर नहीं मैं हादसे नहीं, मैं पूरा एक ओवरऑल खाका भी खींच रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में हुए हादसों के बारे में कहा है कि ये शब्दों से परे है, इतना हृदय विदारक है और है। और यहाँ पर एक और आंकड़ा भी आपको बताना ज़रूरी है। जिस मेडिकल कॉलेज में, जैसा कि अभी गिरीश जी बता रहे थे,
बहुत ही ट्रेंड पायलट थे, औरों को भी ट्रेनिंग देते थे। उन्होंने कम से कम नुकसान हो, पता लग जाता है पायलट को कि भाई अब तो हो गया, ये प्लेन तो क्रैश करेगा ही, तो ऐसी जगह क्रैश कराया जाए कि बाकी लोगों पर नुकसान ना हो, देयर आर नो कोलैटरल डैमेजेस। पर जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर जाकर पिछला हिस्सा इस प्लेन का टकराया है, वहां पर भी नुकसान हुआ है। और ये आंकड़ा 241 एक की अभी खबर आ रही है कि शायद एक यात्री बच गया है, पर वहां पर कितना नुकसान हुआ है अभी वो आंकड़ा आना भी बाकी है। कुछ डॉक्टरों की, युवाओं की जो वहां पर डिग्री ले रहे थे, उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही, ऐसे झुलस गए, अभी आंकड़ा नहीं आया है। अमित शाह कह रहे हैं अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एस जयशंकर जो देश के विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा आघात पहुंचा है। और ये जो यात्री, ये देखिए अब ये इस बात की और तस्दीक, यही यात्री जिंदा बच के बाहर निकला हुआ है। ये यात्री बच गए, और इनके बचने से क्या कुछ हमें और जानकारी भी मिल सकती है। ये देखिए ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भयानक हादसा, और एक धमाके के साथ प्लेन बर्स्ट कर जाए, फिर भी एक व्यक्ति बच जाता है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इसीलिए ये बात भी कही जाती है। अब इन यात्री से क्या कुछ जानकारी मिलेगी, ब्लैक बॉक्स भी है, बाकी एटीसी के पास रिकॉर्डर्स होते हैं, वो तो सामने आएगा ही, पर इसमें क्या कुछ लापरवाही बरती गई है और बोइंग पर सवाल लगातार उठते आए हैं। और जो मैंने यहाँ पर विसल ब्लोअर सैम सालेपोर की बात की कि भाई मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स भी लिए गए हैं, तो बोइंग की लापरवाही के चलते हुई अहमदाबाद में तबाही। अगर मैं ये सवाल पूछूं, ये सवाल जायज़ है या गैर वाजिब है? मिर्ज़ा फैज़ान, आप लगातार ट्रैक करते आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एविएशन सेफ्टी को। जी नमस्कार सनी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, बोइंग के लिए ये न्यूज़ अभी बड़े ही कठिन समय में है। आई मीन बोइंग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है 737 मैक्स के इश्यूज को लेकर के। उसके बाद पिछले साल मैं आप ही के चैनल पे था, जो सुनीता विलियम्स हमारे स्पेस में फंस गई थी, वो भी बोइंग का स्टार लाइनर था। तो बोइंग बहुत ही टफ सिचुएशन में है। ऐसे समय में ये न्यूज़ बोइंग के लिए और किसी भी कंपनी के लिए जब उस समय में है तो इट्स नॉट वेलकम, अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि 737 एक अलग प्रोग्राम है, 787 एक अलग प्रोग्राम है। 787 इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। मैंने उसके सिस्टम डिज़ाइन पे काम किया है। बोइंग 787 का फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, ये हमने बनाया है अपने हाथों से हमारी टीम के साथ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। और उस वक्त बोइंग 787 का जो प्रोग्राम जब चल रहा था, तो बोइंग वॉज वन ऑफ द एक अच्छी कंपनी थी। कोई ऐसी क्वालिटी के इश्यूज नहीं थे उस वक्त। तो नहीं, पर ये सैम सालेपोर जो विसल ब्लोअर हैं 2019 से ये सवाल उठा रहे थे कि द कंपनी टुक नहीं 777 और 787 को लेकर उन्होंने कहा दैट द कंपनी टुक मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स। देखिए क्या हुआ था कि 787 में भी एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि 787 फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्लेन है कि 80% हल उसकी जो बॉडी है कंपोजिट से बनी हुई है। पहले प्लेन की बॉडी ड्यूरेलुमिन से बनती थी, एल्युमिनियम का अलॉय है जो काफी हल्का, काफी स्ट्रांग होता है। हमारे प्रेशर कुकर भी उसी से बनते हैं। लेकिन 787 जो है कंपोजिट से बनी हुई है, तो लोगों ने भी कंट्रोवर्सी की थी। लेकिन बोइंग 787 ने प्रूव किया है अपने आप को। 2009 से ये प्लेन सर्विस में है। 737 की तरह नहीं हुआ कि वो एक के बाद एक क्रैश हो रहा है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। नहीं, क्योंकि आपने 787 को डिज़ाइन करने में आपका भी, आपकी जो काबिलियत है, जो एक्सपर्टीज़ है, उसका इस्तेमाल हुआ है। तो जो बात मैं गिरीश जी से पूछ रहा था फैज़ान, वजह क्या हो सकती है, प्रोबेबल कॉज क्या हो सकती है? 8200 घंटे उड़ान, उस तजर्बे वाला पायलट जो दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहा था, वो इस सुमित सभरवाल वो इस विमान को उड़ा रहे थे।
और ये ऑल्टीट्यूड पूरा लिया नहीं है और उसी में स्टॉल हो जाता है। ये बर्ड हिट है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। मानवीय भूल की कितनी गुंजाइश आप देखते हैं? यहां पर गिरीश जी कह रहे हैं ये मानवीय भूल नहीं है, ये कुछ और है। नहीं, ह्यूमन एरर तो नहीं है। ह्यूमन एरर मुझे भी नहीं लग रहा है। मैं गिरीश साहब से एग्री करूंगा, ह्यूमन एरर नहीं लग रहा है। 3-4 कॉजेज हो सकते हैं, जैसा कि गिरीश साहब भी बता रहे थे, मैं भी सुबह से दूसरे चैनल्स पे भी मैंने बताया है कि या तो बर्ड हिट हो सकता है, लेकिन बर्ड हिट पता चल जाएगा, इसलिए पता चल जाएगा अगर उस प्लेन का वीडियो टेक ऑफ के टाइम से अगर बना है, तो जब बर्ड हिट होता है, बर्ड जब इंजन में सक होता है, तो इंजन जो है उसका फ्रेश एयर ब्लॉक हो जाता है, तो इंजन वो स्पटर करने लगता है। वो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बाइक स्कूटर वगैरह में भी अगर स्पार्क प्लग क्लीन नहीं है तो वो तेज आवाज आने लगती है, ब्लास्ट, छोटे छोटे माइक्रो ब्लास्ट होने लगते हैं। तो अगर माइक्रो ब्लास्ट दिखा है ब्लैक एयर, काले धुएं के साथ इंजन में, तो कह सकते हैं कि इंजन में बर्ड हिट हुआ है। दूसरी चीज हो सकती है कि फ्यूल सिस्टम, जो पूरा सिस्टम फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है दोनों इंजन को, क्योंकि दोनों इंजन एक साथ फेल हुए हैं। ये एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, क्या सभी एयरक्राफ्ट डिजाइन होते हैं एक इंजन पे भी टेक ऑफ करके बहुत सक्सेसफुली फ्लाई करके लैंड करने के लिए। तो इसका मतलब कि फ्यूल सिस्टम भी हो सकता है कि फ्यूल सिस्टम में कोई तकनीकी ऐसी खराबी आ गई। और एक चीज मैं डेफिनेटली यहाँ पर बोलूंगा कि इस प्लेन की पूरी थ्रू आउट द लाइफ, इस प्लेन की लाइफ में इसके मेंटेनेंस डेटा को भी, मेंटेनेंस लॉग्स को भी बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा कि क्या कोई मेंटेनेंस इशू तो नहीं है। मेंटेनेंस इशू वो जिम्मेदारी किसकी होती है? वो एयरलाइन की जिम्मेदारी है या वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जिम्मेदारी है? नहीं, एयरलाइंस की जिम्मेदारी, एयरलाइंस तो एयर इंडिया की जिम्मेदारी है कि भाई क्या प्रॉपरली मेंटेन्ड था या नहीं। तो ये जिम्मेदारी का दायरा, देखिए हादसा हुआ है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जिम्मेदारी तय नहीं होती, किसी बात की शिकायत दर्ज हो जाती है, जो बात मैं गिरीश साहब से भी पूछ रहा था, और वो रफा दफा हो जाती है और कुछ नहीं। यहाँ पैसेंजर्स को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है कि आपने बुरा बर्ताव किया। कंपनियां बुरा बर्ताव करते रहे मुसाफिरों के साथ, कुछ नहीं होता इनका। नहीं, एयरक्राफ्ट क्रैश में तो जिम्मेदारी तय होती है, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सड़क पे एक गड्ढा है, कोई गिर गया और कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए होती है जिम्मेदारी, और इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज वॉच कर रही होती हैं। और यहाँ पर सिर्फ भारतीय नहीं मरे हैं, 169 भारतीय मरे हैं, साथ ही साथ इंग्लैंड के नागरिक हैं और पुर्तगाल के नागरिक भी हैं, साथ एक कनाडा का नागरिक भी है। तो अभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत तो इस बात को लेकर अब ऐतराज भी दर्ज कराएगा, जांच भी होगी, बोइंग से भी सवाल जवाब होंगे, और इंग्लैंड भी वही करने वाला है। सॉरी, आपने मुझसे सवाल किया? हाँ फैजान साहब, आपकी आवाज मैं नहीं सुन मैं ये कह रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब किस तरह से, देखिए जांच तो होगी ही होगी, वो जांच का दायरा कितना व्यापक होगा, किस तरह से ये अनफोल्ड करेगा? देखिए क्या होता है, लॉ ये है, कानून, कि अगर किसी भी मुल्क के 20 से ज्यादा नागरिक मारे जाते हैं तो वो उस कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक दल भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगा। बोइंग का एक दल उसका हिस्सा बनेगा। तो डेफिनेटली चूंकि ब्रिटिश नागरिक भी, तो व्यापक जांच, जो जांच का दायरा होगा वो व्यापक होगा। एक सेकंड फैजान साहब आप बने रहिए, एक खास दर्शक हमारे साथ, और कल वो इसी विमान पर थे, जनक हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, तो जनक से भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन विंग कमांडर एसके शर्मा साहब, थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि आप पायलट रहे हैं खुद, ये जब मेडे 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 क्लियरली पायलट सुमित सबरवाल ने ये डिस्ट्रेस कॉल दी एटीसी को, एटीसी ने पलटकर संपर्क उनके साथ साधने की कोशिश की तो कोई संपर्क नहीं हो पाया, इसके मायने क्या हैं? अनफॉर्चुनेटली मैंने 10 साल इन जहाज़ों को उड़ते लैंड करते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी और रेडार के थ्रू भी देखा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सीडेंट्स भी देखे हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो या तो टेक ऑफ के समय होते हैं या लैंडिंग के समय होते हैं।
बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि मिड एयर कोई जहाज विंग कमांडर शर्मा, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि जो दर्शक कल इसी विमान में यात्रा कर रहे थे, मुसाफिर जनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक जी, कल आप इसी विमान पर थे, तो विमान क्या बिल्कुल कंफर्टेबली टेक ऑफ लैंड कर रहा था? कोई परेशानी हुई आपको, या परेशानी का कुछ सबब था इस फ्लाइट पर? वहाँ से लंदन से फ्लाइट लेट थी, तभी हमें लगा था कि फ्लाइट क्यों लेट कर रहे हो। कोई कभी भी कोई फ्लाइट लेट नहीं होती। आज 8:30 बजे की फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। वो फ्लाइट कोई भी वेदर भी खराब नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर 11 बजे बाद टेक ऑफ हुई। मतलब 2.5 घंटे का विलंब हुआ। फ्लाइट इतनी स्लो चल रही थी कि पता ही नहीं। हाँ, 2.5 से 3 घंटे का विलंब हुआ। विलंब होने के बाद जब फ्लाइट अहमदाबाद पहुंची, तो अहमदाबाद उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 11 बजे लैंड हो जाएगी। 11 बजे लैंड होने के बाद बताया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आकाश में 11 बजे फ्लाइट अहमदाबाद के एयरपोर्ट के आकाश में 11 चक्कर ऊपर काटे, फ्लाइट लैंड नहीं हुई। 12:30 बजे फ्लाइट लैंड हुई। लैंड होने के बाद पैसेंजर, क्रू मेंबर सभी बाहर निकल गए, बाहर आ गए थे। फिर जो वही फ्लाइट लंदन वापस जाने वाली थी, उसका टाइम 1 बजे का था। वो भी लेट होने के कारण उन्होंने बताया था कि फ्लाइट भी लेट जाएगी। और वो फ्लाइट लेट जाने के लिए जो पैसेंजर, हम लोग सब बाहर निकले, तो बाहर आने के बाद अंदर सभी पैसेंजर को प्लेन में बिठा भी दिया था। और वो पैसेंजर, नए पैसेंजर जा रहे थे, उसमें नए पैसेंजर, नए पायलट, नए क्रू मेंबर सभी भी नए थे। पुराने वाले सब अहमदाबाद में उतर गए थे और सब अपने पुराने वाले बाहर आए गेट नंबर 5 पर। तब ये ब्लास्ट हुआ। और ये जो ब्लास्ट हुआ ना, देखा नहीं जा सकता कि हम खुद अंदर भी नहीं जा सकते थे। हमने सोचा चलो भगवान ने बचा लिया है, तो जल्दी जल्दी घर पहुंचे। नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। जनक जी, एक मिनट। तो आप ये कह रहे हैं ये वही विमान था, आपने लंदन से गैटविक से अहमदाबाद उतरे और अहमदाबाद उतरने के बाद क्रू बदला और इसी विमान ने वापस टेक ऑफ किया है? हाँ, वही विमान में सब लंदन जाने वाले थे। तो ये आप उतरे कब अहमदाबाद में? आप ब्लास्ट हुआ। आप अहमदाबाद में कब उतरे? अहमदाबाद में कब उतरे थे जनक साहब? अहमदाबाद में फ्लाइट लैंड हुई 12:30 बजे। मैं बाहर आया कम से कम 1:30 बजे। अच्छा, आज उतरे हैं आप कि कल उतरे थे? 1:30 बजे बाहर आने के बाद। नहीं जनक जी, आप आज उतरे कि कल उतरे थे? नहीं, आज सवेरे ही 12:30 बजे। अच्छा, 12:30 बजे आप उतरे हैं और 1 बजकर आज ही उतरे थे। तो इसी विमान में, और 1 घंटे में चेंज ओवर होकर और ये विमान वापस फिर लंदन के लिए जा रहा था। हाँ, ये तो हाँ जा रहा था। 1 मिनट रुकिएगा जनक साहब, ये 1 सेकंड सर। गिरीश जी, उधर से डिलेड चल रहा है फ्लाइट, यहां उतरती है। जो हमारे दर्शक हैं ये दावा कर रहे हैं, अभी मुझे नहीं मालूम कि इस दावे में कितनी सत्यता है, पर ये कह रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे मैं उतरा हूं, 1:30 बजे वापस दोबारा से लंदन के लिए तैयार हो गई है फ्लाइट जाने के लिए। ये नॉर्मल प्रोसेस यही होता है क्या? बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, आप जो है कहते हैं मिनिमम टर्न अराउंड टाइम आप ग्राउंड पे देना चाहेंगे किसी भी जहाज के लिए, ताकि वो एयरक्राफ्ट इन एयर इज द प्रॉफिट, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड इज नॉट द प्रॉफिट। सो आप मिनिमम टर्न अराउंड टाइम के अंदर जो है जहाज को जो है जितनी जल्दी हो सके आप रिफ्यूल कीजिए, पैसेंजर लोड भरिए और कार्गो वगैरह जो भी आप। कुछ आशंकाएं यहाँ जाहिर कर रहे हैं जनक की 2.5 घंटे वहाँ डिले हुआ। अब वो उसमें कोई तकनीकी खराबी है? वो तो डिले तो 2-2 घंटे हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में। जो 2-2.5 घंटा डिले होना नॉट नॉर्मल थिंग, मस्ट बी अ टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मतलब हो सकता है वही इशारा वो कर रहे हैं। वो उसका एयरक्राफ्ट पर मैं शुरुआती में ये नहीं हूं, वो भेड़िया वाले काम मैं करता नहीं हूं, पर 2.5 घंटे इज नॉट नॉर्मल। सर, आपको मैं जो चीज बता रहा हूँ, उसका एयरक्राफ्ट का टेक्निकल लॉग होगा, उस टेक्निकल लॉग पे साइन किया होगा, उसकी एक कॉपी वहां पे जो है इंजीनियर के पास होगी।
कि 2.5 घंटे का डिले हुए तो विंग क्यों हुई? कमांडर शर्मा, ये जो यहाँ पर दर्शक ने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि कल जब ये इंग्लैंड से टेक ऑफ किया था, 2.5 घंटे की देरी, 2.5 पौने 3 घंटे का विलंब, जो गिरीश जी कह रहे हैं कि ये सामान्य बात नहीं है। हाँ, इतना डिले सामान्य बात तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह क्या है इसका भी पता बड़े आसानी से लग जाएगा। या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल डिलेज थी, उसकी वजह से पैसेंजर्स के डिलेज उसकी वजह से हुआ, या रियली कोई टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम थी जिसे वहां पे रेक्टिफाई किया गया, सर्टिफाई किया गया और एयरवर्दीनेस का सर्टिफिकेट वहां दिया गया और तभी जहाज उड़ा। लेकिन इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है और इसकी जब ये जांच होगी, और ये जांच बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, तो इस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। विंग कमांडर साहब, एक और चीज, वो देखिए, ऐसी त्रासदी, ऐसी आपदा में भी एक परिवार के लिए कम से कम अच्छी खबर आई है। वो जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई, एक यात्री बच गए। थोड़ा मुझे ये समझाइए भाई, तस्वीर जो सामने हमें दिखी वो आग का गुब्बारा, एक मतलब ऐसा विभत्स धमाका हुआ है, तो किसी के भी बचने की संभावना, आशंका बिल्कुल शून्य दिखाई देती थी, पर एक व्यक्ति बच जाता है। ये भी कैसे होता है या ये कैसे हो पाया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार जहां पे मैं पोस्टेड था ईस्ट में, मोरारजी देसाई साहब लैंड कर रहे थे एक जहाज में, और वो जहाज अप्रोच पाथ पर ही रनवे को टच करने से 1 किलोमीटर पहले ही लैंड कर गया। मोरारजी देसाई और उनके साथ के कुछ लोग बच गए उसमें। और ये होता है, कभी आप विंग के पास बैठे हो, बड़े स्ट्रॉन्ग एरिया में बैठे हो, तो बचने की उम्मीद हो जाती है। तो ये तो इसकी किस्मत है, ये बच गया। लेकिन अब आप ये देखें कि एक जहाज जिसमें 1 लाख लीटर से ज्यादा का फ्यूल भरा हुआ है, पूरा लोडेड जहाज है, और अगर आप एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड देखें कि जरा सा भी ऊपर उठा है, 600 फीट गया है और इसने हाइट गेन नहीं की है, और इसमें 3-4 संभावनाएं होती हैं एक्सीडेंट की। पहला तो इंजन फेलियर हो जाए, कि दोनों ही इंजन फेल हो जाएं। अगर एक इंजन फेल होता है तो ये जहाज इतना स्टर्डी जहाज है कि एक इंजन पर भी टेक ऑफ कर जाएगा, हाइट गेन कर लेगा और बच जाएगा। दूसरी एक संभावना होती है कि यार कुछ कोलिजन हुआ है, कोई चीज बाहर से आके लगी है और इसको इतना इंपैक्ट किया है दोनों इंजन्स को कि दोनों इंजन्स ही बैठ गए। हाँ, मतलब मल्टीपल बर्ड हिट। हाँ, तीसरी संभावना जो है वो बर्ड हिट की है। अब बदकिस्मती से पहले तो होता था कि जितने भी एयरपोर्ट्स होते थे शहरों के बाहर हुआ करते थे। अगर आप 30 साल पहले का पालम देखें तो ये बाहर ही समझा जाता था, पालम दिल्ली का। बिल्कुल। लेकिन अब वो शहरों के बीच में आ गया, इसके चारों तरफ शहर हो गए। 2-4 चीजों की सावधानी ये रखी जाती है कि आपके जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग पाथ के बीच में कोई एबेटॉयर, कोई मुर्गे खाने, बूचड़ खाने, ये सब ना हो। ये बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अब जब शहरी बस गया पूरा तो वहां इनको निपटाना। इसीलिए मैंने वो आंकड़ा भी दिया, मतलब अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर 2023 10 महीने का ही आंकड़ा 81 बर्ड हिट। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, और ये मैं पूरी तफसील दूं, 2018 में 53, 19 में 40, 20 में 57, 21 में 49, 22 में 39, ये तो कोरोना काल था, और फिर 23 में दोबारा से लोग यात्रा करने लगे, घर से बाहर निकले, तो 81 सिर्फ अक्टूबर तक 10 महीने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह है इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स की। और एक्सीडेंट्स की। और आप जो कह रहे हैं जांच तो होगी, पवन गौड़ मेरे सहयोगी दिल्ली से वो ट्रैक कर रहे हैं। अब नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, वो तो अहमदाबाद में हैं ही, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अब मौके पर पहुंच गए हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया ये शब्दों से परे है, ये जिस तरह का हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कुछ खबरें ऐसी आ रही थी, हो सकता है कल वो गुजरात जाएं, क्या इस बात की तस्दीक हो पाई है? पवन
देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री के जाने की कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री लगातार जैसे ही हादसा हुआ और प्रधानमंत्री के पास जानकारी पहुंची, तभी से लगातार इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। तमाम जो लोगों से, चाहे वो बात हो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने की, या सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से बात करने की, या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करने की, तुरंत प्रधानमंत्री ने तीनों लोगों से बातचीत की और किस तरह से हादसा हुआ उस हादसे की जानकारी ली। उसके साथ साथ जो भी वहां के राहत और बचाव के किस तरह से काम चल रहे हैं उसको लेकर जानकारी ली और पूरा भरोसा दिया। अगर केंद्र सरकार की तरफ से आपको जरा भी जिस तरह की जरूरत है तो केंद्र सरकार आपके साथ एकदम खड़ी हुई है। उसके बाद तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उनसे बातचीत की। उसके बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत की और बातचीत करके राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली। उसके साथ साथ आपको बता दूं, तुरंत ही एनडीआरएफ की जो 6 टीमें हैं वो रवाना कर दी गई। सीआईएसएफ की कई सारी जो पार्टियां हैं वो वहां के लिए भेजी गई राहत और बचाव कार्य के लिए। उसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं, उन्होंने गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और केंद्रीय मंत्री भी हैं और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की और किस तरह से जो घायल हैं, जो जिनको बचाव करके जो अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई उनको कसर ना छोड़ी जाए, उसको लेकर बातचीत की। यानी कि बीजेपी और या जो केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय मंत्रालय की अगर बात करें, मंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्री समेत, वो लगातार इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। अस्पताल जाने की भी सूचना है, वहां जाकर जो घायल लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। खुद जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, वो भी पहुंच चुके हैं। एमओएस जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर के, वो मुरलीधर महाउल वो भी रास्ते में है, वो भी जहां पर ये विमान गिरा है इसका एक हिस्सा वो एक मेडिकल कॉलेज में भी एक हॉस्टल था और खबर वहां पर जो डॉक्टर्स हैं और जो वहां पर डिग्री भी हासिल करने वाले जो छात्र हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, वहां नुकसान की कोई पुष्टि या कोई आंकड़ा अभी सामने आ पाया है क्या? देखिए, अभी एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं आए हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि कम से कम वहां बताए जा रहे हैं कि कई सारे जो छात्र थे मेडिकल कॉलेज के, जो वहां मैस के फोटोग्राफ्स भी सामने आ रहे हैं कि मैस वो लंच का समय होता है, वहीं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो लंच करने के लिए आए हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं वो उनकी वहां नुकसान हुआ है। कुछ छात्रों के, हालांकि नंबर्स ऑफिशियल्स नहीं है, बताया जा रहा है 4 से 5 छात्रों की मृत्यु की भी समाचार आ रहे हैं। कई सारे 15 से 20 जो छात्र हैं उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे अभी नंबर्स ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन वहां जो है जो छात्र जो वहां थे मेडिकल कॉलेज के, उनको भी जानकारी ये भी मिल रही है कि 5 छात्रों का तो पहचान भी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो झुलस इतने गए हैं और यहां पर तो डीएनए सैंपल भी इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि पहचान हो सके। तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी और कैसा वहां पर दर्दनाक भयावह नजारा रहा होगा। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी मैं देख रहा था। मिर्ज़ा फैज़ान है हमारे साथ क्या? अभी नहीं, मिर्ज़ा फैज़ान नहीं है, लेकिन गिरीश जी, मैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस पढ़ रहा था, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस का, जितने भी दुनिया भर में हैं जो विमानों के एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। तो 2018 से 2023 के बीच सिर्फ 57% हादसे या एक्सीडेंट या दुर्घटना पर जांच रिपोर्ट पब्लिश हुई है। 57%, 43 का कुछ पता ही नहीं लगता। यह चिंताजनक है क्या? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार नहीं, मैं आपसे सही बताऊंगा ये चीज़ें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार खुद भी नहीं चाहती कि ये चीज़ें जो है पब्लिक के हाथ में जाए। कुछ चीज़ें नहीं तो लोगों के अंदर डर भी फैल सकता है। दूसरा है ये कि वो रिपोर्ट या तो कंप्लीट नहीं हुई होंगी, इन्वेस्टिगेशन और स्टिल, या कुछ हमें पता लगता है आजकल अब वो फिर से वो काइट फ्लाइंग हो रही है, पतंगबाजी हो रही है, वो मलेशियन एयरलाइन जिसका पता ही नहीं लगा था, अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि नहीं जी वो रूस के किसी अनचार्टेड टेरिटरी में घुस गया था तो रूस ने मिसाइलों से उसको गिरा दिया, जिसका पता ही नहीं लग पा रहा था पिछले कुछ सालों से, और उसकी जांच रिपोर्ट तो आई नहीं। तो ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कुछ नहीं बता सकते हैं, ना सरकार बताना चाहती हैं, लेकिन जो चीज़ आपके सामने पब्लिश होगी और जो जांच होगी, जो जांच कमेटी के सामने आती है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, प्रॉपर एक्सीडेंट है ये, और इसके लिए अपने यहाँ इंडिया में डीजीसीए ने एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया हुआ है, वो इसकी जांच पूरी करेगा। और इससे पहले भी जो है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि
रनवे पे डेब्रिस, जिसको हम एफओडी बोलते हैं, हाँ फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, हाँ, कूड़ा करकट, मतलब आसान भाषा में कहूँ, मे बी स्टोन्स, मे बी हाँ। पेल्टर्स, एनीथिंग। हाँ और रनवे की कंडीशन क्या थी उसके हिसाब से जो है क्या कहते हैं वो इंजन ने सक सारा जो है अंदर सक किया है, हो सकता है उसके बाद थ्रस्ट लॉस हुआ है। कैप्टन ने मेडे कॉल दिया है एंड उसके बाद कह रहा है आगे कुछ जो वर्डिंग्स हैं वो हमारे को सुनने को नहीं मिली है, सुनने को नहीं मिली है बस। और एटीसी ने जब संपर्क अपनी तरफ से साधने की कोशिश की है तो कोई रिस्पांस तब नहीं मिला है। तक आप समझ सकते हैं 600 फीट जो है एयरक्राफ्ट जमीन से उठाया और उसके बाद जो है ये थोड़ा विंग कमांडर एसके शर्मा थोड़ा ये समझाइए। देखिए 650 फीट ही ऊपर तक पहुंच पाया, मतलब वो कुछ इस तरह की मुद्रा में था विमान, 45 डिग्री एंगल मान लीजिए, अब बाकी आप करेक्ट कर दीजिएगा। हम तो जैसा विमान में सफर करते हैं तो विमान स्टेबलाइज करता है वो 35,000 फीट पे जाके, तो 650 तो कुछ है ही नहीं। 650 तो ये मतलब 20-30 मंजिला 50 मंजिला इमारत की हाइट लगा लो। ये तो बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इसका एटीट्यूड और ऊपर की तरफ होना चाहिए था और इसको अपनी ऊपर की तरफ की चढ़ाई शुरू करनी थी, असेंड शुरू करना भाई था। 10 फीट की आप ऊंचाई, 12 फीट की ऊंचाई किसी फ्लैट की लगा लो तो 60 मंजिला इमारत, बस वहां तक विमान गया था ना, मोटा मोटा अंदाजा अगर मैं लगाऊं तो। करेक्ट करेक्ट। तो अभी इसको इतना ही और ऊपर सीधा चढ़ना था, तब जाके वो स्टेबलाइज होता। अभी तो यहाँ स्टेबलाइज ही नहीं हो पाया, असेंड ही नहीं ले पाया, और आपने देखा कि ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अगर कोई ये सोचे कि कुछ ब्लास्ट कर दिया हो या अंदर से किसी ने कुछ गड़बड़ की नहीं हो, नहीं, मैं थोड़ा इसको और समझना चाहूंगा गिरीश जी, क्योंकि आपने एयर इंडिया विमान उड़ाए हैं। 650 और 650 का अगर मैं कहूं 650 तो आप मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड लगेंगी उतनी हाइट पकड़ने में, 3 सेकंड 4 सेकंड, उससे ज्यादा तो नहीं। टेक ऑफ एक बार आपने किया तो उसी टाइम मे डे कहा जा रहा है। तो क्या एक संभावना स्ट्रोक आशंका है कि जब 320-340 किलोमीटर की स्पीड से आपने टामैक छोड़ा, रनवे छोड़ा, तभी कुछ दिक्कत आ गई थी? मे डे तो तब कहा जा रहा है ना, 625 पे तो विमान बर्स्ट ही कर गया है ना। विमान बस 625 पे नहीं हुआ, विमान नीचे सिंक कर रहा है, धीरे धीरे नीचे उतर वापस आ रहा है क्योंकि उसका थ्रस्ट खत्म हो गया और वो ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वापस नीचे जमीन की तरफ आ रहा है। अब जब जमीन की तरफ आ रहा है तो पायलट उसको कोशिश कर रहा है कि मैं जितना ग्लाइड करा सकूं, इसको बचा सकूं, जान माल का नुकसान जितना कम हो सके। उसको पता है ये बचना नहीं है। इस सिचुएशन में ग्लाइड कराना भी बहुत टेढ़ी खीर है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यस आई एग्री विद यू। बट ये और आप अहमदाबाद का वो एयरपोर्ट का इलाका अगर देखेंगे, चारों तरफ जो है रिहायशी बना हुआ है इस तरह से, जहाँ पे मतलब जो नहीं होना चाहिए। ये तो एक कड़वी हकीकत है ना, ये कमर्शलाइजेशन की, ये शहरीकरण हो रहा है, तथाकथित आधुनिकीकरण, उसको हमने नागरिक उड्डयन और उसकी सुरक्षा सेफ्टी को हमने मजाक बनाकर छोड़ दिया। इसके ऊपर पहले भी जो है कई बार क्वेश्चन उठाया जा चुका है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक जुहू एयरपोर्ट में हुआ था क्रैश, जिसमें जो है वो टेक ऑफ के बाद जो है एयरक्राफ्ट जो है लैंडिंग के लिए आ रहा था, तब जो उसका सिंगल इंजन हो चुका था और वो नहीं, उसका तो ये पहलू आप जेवर एयरपोर्ट की भी बात करें, विंग कमांडर एसके शर्मा, वो पुरानी कहावत है ना गांव देहात की, गांव बस्या नहीं मंगते आंडगे, तो वहां भी जेवर एयरपोर्ट चलना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले वहां पर वो सारे प्रॉपर्टी डीलर ले जा प्लॉट खरीद ले, अगला गुड़गांवा खड़ा हो रहा है। पहले से ही शहरीकरण शुरू हो गया, विमान अभी उतरने और चढ़ने शुरू नहीं हुए वहां पर। दरअसल होता यूं है कि एक फनल से बनाई जाती है, फनल ऐसी बनाई जाती है जो रनवे की सीध में होती है, दोनों तरफ होती है। ये जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है उस समय भी इसके काम आती है ये फनल, और जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो इस फनल में ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई ये फनल जाती है, और उस मार्ग में कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब इतना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि लोगों ने इसको ताक पर रख दिया है। शहर इतने ज्यादा बसते जा रहे हैं कि कभी नहीं, लोगों की हम ये देखिए सबसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। विंग कमांडर साहब बुरा मत मानिएगा, लोगों ने ये सरकार क्या कर रही है, प्रशासन किस नाम का है, डीजीसीए क्या करता है, जिम्मेदारी उनकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये देखना चाहिए सरकारों को कि
इस फनल में तो क्लियरेंस बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, किसी भी तरह की चीजों को नहीं दिया जाए। ये तो एकदम पर खाली इतना पैसा इन्वॉल्व है ना, वो नेक्सस जो बन जाता है कि थोड़ा सा पैसा लो, स्पीड मनी दो, ये काम भी हो जाते हैं। अभी आपको डीएनए सेंटर लिए चलता हूं। अब देखिए इसका सबसे दुखद पहलू, अब जिसकी जान जानी थी वो तो चली गई, वापस तो आ नहीं सकती। आम आदमी किसी के साथ भी हो, भगवान ना करे आपके साथ मेरे साथ ऐसा कोई हादसा पेश आए, पर अगर आ भी जाए तो आदमी कम से कम भगवान से ये दुआ करता है, ये प्रार्थना करता है कि भाई जो मेरे अपने हैं मैं उनका ढंग से अंतिम संस्कार कर सकूं, उन्हें देख सकूं। ये देखिए अभी आपको हम एग्जैक्टली गिरीश जी जरा ये हादसे की अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर आ रही है, और विंग कमांडर शर्मा, इससे क्या अंदाजा आपको लग पा रहा है? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये दोबारा से प्ले कीजिए। और जो आप कह रहे थे कि ये विमान ये ऊपर गया है, उसके बाद ग्लाइड कराने की कोशिश की गई है, पर वो जैसे गया है, ये देखिए विमान ने टेक ऑफ किया, रनवे से विमान अपनी स्पीड पकड़कर उसने टेक ऑफ तो किया है। जो हम 625 सवा 600 फीट की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, देखिए ये गया, वो 45 डिग्री का एंगल ऊपर की तरफ, उसकी नोज, उसकी नाक जो कहते हैं विमान की, वो ऊपर की तरफ, और ये यहां अटक गया, ये अटक गया है विमान। तो इंजन स्टॉल हो गया है, या बर्ड हिट हो गई है, या कोई बड़ा टेक्निकल फेलियर आ गया है, और उसके बाद जो आप कह रहे थे ये ग्लाइड कराने की कोशिश की है सुमित सभरवाल ने, पूरी अपनी तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए कि जहां ले जा सकूं, दूर ले जा सकूं आबादी से, वो कोशिश, लेकिन कोशिश नाकाम हुई। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए गिरीश जी। जो आपके पास ये फुटेज आई है, ये पहली चीज तो ये फुटेज है, ये एयरपोर्ट के अंदर लगे हुए कैमरे की है जी, और इस कैमरे से साफ साफ पता चल रहा है कि वो जहाज नॉर्मल टेक ऑफ किया। ये 600 सवा 600 पर जाकर नॉर्मल टेक ऑफ है, लेकिन 625 पर जाकर स्टॉल हो गया, ये साफ दिख रहा है। ये तो मेरे जैसे नौसिखिए को भी अंदर, यहां देखिए स्टॉल कर गया है, जहाज स्टॉल किया है, उसके बाद पावर कट हो गया, जैसे होता है कि भाई कुछ है ही नहीं विमान में। इसका मतलब यह है कि या तो दोनों इंजन ही फेल हुए हैं, दोनों इंजन के अंदर माल फंक्शन हुआ है कुछ, की मतलब लॉस ऑफ, और उसके बाद कोई जान बची नहीं इंजन में कि वो दोबारा कोशिश करते ना। अगर स्टॉल कर गया है या कुछ एक इंजन में हिट भी हुई है गिरीश जी, तो दूसरे इंजन को टेक ओवर करने में वो ट्रांजिशन टाइम कितना होता है? हार्डली 1 सेकंड, हार्डली 1 सेकंड, हार्डली वो ऑटोमेटिकली उठा ले जाएगा, तो वो उठाकर नहीं ले जा पाया, नहीं ले जा पाया। विंग कमांडर एसके शर्मा, आप इस तस्वीर को, इस विजुअल को, ये सबसे अहम विजुअल हैं, इसी के अंदर पूरा का पूरा सार छिपा हुआ है कि आज क्या हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अब यहां पे एक बात आती है कि अगर वो एरिया क्लियर होता या 5-7 किलोमीटर का और जगह मिल जाती, क्लियर जगह, तो उस जगह पे इस जहाज को सेफली ग्लाइड किया जा सकता था। लेकिन जब जहाज टकराता है किसी चीज से, तो फिर ये जो फ्यूल स्पिल होता है इतनी तेजी से आग पकड़ता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कमांडर एसके शर्मा, देखिए मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा मामूली सा पत्रकार हूं, पर मुझे जो आप ये बात कह रहे हैं, आगे अगर फील्ड खाली होती, वो फनल स्पेस की जो आप बात कर रहे हैं, अब स्टॉल कर गया 625 की ऊंचाई पर, 625 फीट की ऊंचाई पर प्लेन, उसके बाद अगर सामने ये इमारतें ना होती, वो मेडिकल कॉलेज ना होता, तो इंजन बिल्कुल स्टॉल भी कर गया, उसके बाद भी क्या मैं उसकी नोज, उसकी नाक नीचे करके और कोशिश करता कि वो नीचे उतर जाए? यहां तो नाक नीचे कर ही नहीं सकते, क्योंकि सामने बहुमंजिला इमारतें हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है कि अगर ये कोई एयरफील्ड ऐसी होती जो कि बाहर की तरफ सब कुछ खाली है, तो उधर तब भी कुछ गुंजाइश थी कि अगर ये ग्लाइड कर जाता और किसी तरह लैंड कर जाता तो काफी कुछ बच सकता था। लेकिन जैसी बिल्डिंग आई और उससे टकराया जहाज, और उस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। गिरीश जी, यही आपके सामने मैं जो विश्लेषण है, आप थोड़ा सा इसको, ऊपर जाने के बाद भी इंजन स्टॉल हो गए, तब भी आप उसकी नोज को, नाक को नीचे लाके इस तरह से लैंड तो ऐसे ही होगा, वो गया ऐसे, क्योंकि नीचे नाक ला ही नहीं सकते। आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं। हाँ।
आपने फ्लाइट 1549 यूएस एयरवेज की सुनी होगी, हाँ, देखी भी होगी, उसके ऊपर बहुत बड़ी मूवी बहुत बड़ी मूवी बनी है, बिल्कुल, ना? हाँ, जिसके अंदर मल्टीपल बर्ड्स वो शक कर गया उसके दोनों इंजन, और वो बर्ड हिट हुआ। उसके बाद उसने पायलट ने अपनी सूझबूझ से जहाज को पानी में उतारा, सारे पायलट्स बचाने की कोशिश करी। आपके पास यहाँ जगह कहाँ बची है? जगह की दिक्कत है ना दरअसल। अगर यहाँ पर ओपन स्पेस होती, चाहे खुली फील्ड में भी, तो ये काम नहीं होता जो हुआ। ये एक है। दूसरा, आपके पास हाइट नहीं है जिसको आप ग्लाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइट ही नहीं थी, हाइट बहुत कम थी जहां पर स्टॉल हुआ। अगर ये स्टॉल करता, फर्ज कीजिए 10,000 फीट पर या 12,000 फीट, मैं कहता हूँ 3,000 पे करता, तब भी आप वापस आ जाते घूमकर। तो ये स्टॉल जो किया, तो इसका मतलब जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, ये स्टॉल जो किया है, ये मेडे कॉल क्या वो ऊंचाई पर जहां पर वो स्टॉल किया है, या उससे पहले ही अंदाजा भी लग जाता है? उससे पहले ही अंदाजा उसको लग गया कि ये चांसेस नहीं है। मेडे कॉल उसने उसी वक्त दे दी है। कोशिश करने की आगे जो मेडे कॉल के बाद जो उसने मैसेज ट्रांसमिट करने की कोशिश करी, हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या मैसेज आया है। वो एटीसी के टेप्स आपको बता सकेंगे कि उसने मेडे कॉल के साथ क्या बोला है इमीडिएटली। तो ये तस्वीर, ये जो विजुअल हैं, ये और रोशनी डाल सकते हैं दरअसल हुआ क्या है। लेकिन हादसा इतना विभत्स, इतना भीषण कि लोग अपनों को पहचान भी ना पाए, देख भी ना पाए। डीएनए सैंपलिंग हो रही है इसलिए। और मेरे सहयोगी, क्या नाम है पीसीआर, जरा बताइएगा। कुशांग सोनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुशांग, अब जो अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी है कि डीएनए सैंपलिंग करवाई जा रही है और रिश्तेदारों का वो मिलान किया जाएगा, तो क्या ऐसा विभत्स है वहाँ का नज़ारा कि बहुत सारे परिवार वाले शायद अपनों का, जिनको उन्होंने खो दिया है हमेशा के लिए, उनका चेहरा भी ना देख पाएं? देखिए, स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि ये प्लेन क्रैश की घटना में जितने भी लोग की जान चली गई है, उनकी बॉडी है वो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर जल चुकी है कि उनको पहचान पाना मुश्किल है। और इसी के चलते राज्य सरकार, गुजरात की सरकार ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर जो प्लेन में शामिल जो तमाम मुसाफिर थे उनके डीएनए टेस्ट होंगे। और इसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक कमरा है, वहाँ पर सभी जो पैसेंजर थे प्लेन में मुसाफरी कर रहे थे, उनके परिवारों को अभी यहाँ पर बुलाया गया है। और तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि सिविल अस्पताल, जो गुजरात का सिविल अस्पताल है, वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ है जो पूरी तरह से जल चुकी है, उनका डीएनए सैंपल कल मैच किया जाएगा। लेकिन आज के दिन ये सभी जो परिवार के लोग हैं, किसी का बेटा किसी ने खोया है, किसी के भांजे, किसी की बेटी यहाँ पर खोई हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग अपने फैमिली के, अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा है कि आखिर उनके जो परिवार के सभी ये प्लेन में मौजूद थे वो है कहाँ पर, क्या आखिर वो जिंदा है कि नहीं है, उनके साथ क्या हुआ है वो भी इन लोगों को अब तक बताया नहीं गया है। तो इसके चलते पूरा एक माहौल जो है वो यहाँ पे थोड़ा पैनिक सा है, क्योंकि लोग अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए, ढूंढने के लिए आए हैं। और आप मानेंगे नहीं, लगातार 200 से ज़्यादा लोग हैं वो इस कमरे में बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उसको ये डीएनए सैंपल तो लेने के लिए आए हैं, लेकिन कब उनको एक ये खबर मिले कि उनके जो रिलेटिव है वो बच गए हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा इंजर्ड है। लेकिन इसी तरह की कोई उम्मीदें अभी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले अब तो ये लगभग पुष्टि कर दी गई है। 242 लोग थे इस विमान में, 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट, 1 यात्री वो जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई, वो अद्भुत। उनके परिवार वालों के लिए तो खैर इससे सुखद खबर कुछ हो नहीं सकती। 1 यात्री की जान बची है, बाकी तो क्या हम ये मानकर चले 241 मौतें हुई हैं इस भीषण हादसे में? देखिए, मेरा ये मानना है कि 241 और इसके साथ साथ जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर कुछ रेसिडेंट डॉक्टर भी रह रहे थे। तो इन सब का जो आंकड़ा है वो मिलाकर 255 के आसपास हो सकता है, क्योंकि ये जो आसपास की जो 2 इमारतें थी वहाँ पर प्लेन क्रैश होता है। तो सबसे पहले जो मैच थी जहाँ पे मैं अंदर गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ MBBS डॉक्टर थे, वो खाना खा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो खाना खाने के वक्त जो प्लेन गिरा, तो उसके वक्त नहीं, यहाँ पर टाइमलाइन भी थोड़ा समझाने की जरूरत है कुशांग। वहाँ पर भी 1:38 पर ये विमान ने टेक ऑफ किया, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो और 1:40 पे ये हादसा हो गया था। 1:30-2 बजे ही वक्त होता है किसी भी हॉस्टल में, आप भी हॉस्टल में रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, ये
1:30 से 2 बजे का वक्त ही तो होता है लंच करने का, तो वो ठसाठस भरा होता है मेस उस वक्त। बिल्कुल, देखिए ये जो डॉक्टर्स थे वो डॉक्टर थे कि जो नाइट शिफ्ट खत्म करके अपनी मेस में आए थे और वहाँ पर वो लोग लंच कर रहे थे। हालांकि जो मेडिकल के कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और डीन से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि इन लोगों की जो ड्यूटी थी वो नाइट की थी, रात की थी, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। एक ग्रुप होता है जो हम लोग कॉलेज में भी देखते हैं कि जो ग्रुप के साथ खाना खाने का एक स्टूडेंट में काफ़ी एक चलन होता है। इसके चलते काफ़ी लोग, जब मैं अंदर गया तो 7 से 8 टेबल ऐसे थे, जी बिल्कुल, तो 7 से 8 टेबल ऐसे थे जहाँ पर खाना पड़ा हुआ था, लेकिन वो खाना आखिरी था, क्योंकि वहाँ से भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर जो मौजूद तमाम मेस में मौजूद तमाम डॉक्टर्स थे वो भी नहीं रहे, उनके परिवार को भी बताया गया है। और इसके साथ में जो प्लेन का दूसरा हिस्सा जो दूसरी बार से टकरा है, वहाँ पर भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, वहाँ पर भी हो सकता है कि डेड बॉडी मिले, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 4 लोग मिसिंग है जो मेस में रह रहे थे और बिल्डिंग में रह रहे थे। तो मुझे लगता है कि 255 से 260 का आंकड़ा हो सकता है। तो ये जो पिछला हिस्सा है जिसमें फ्यूल टैंक भी होता है, 1 लाख लीटर के करीब होता है, 1 लाख किलो से ऊपर, हाँ 1 लाख लीटर से ऊपर का फ्यूल। तो ये जो धमाका हुआ होगा भाई, वो पूरा फुल्ली लोडेड, वो तो 1 मिनट हुआ है उसको टेक ऑफ किए हुए, 8.5 घंटे की फ्लाइट है, लंदन तक की 9 घंटे, जाते समय तो 9 सवा 9 घंटे लग जाते हैं। तो वो जो धमाका हुआ है और वो जो ऑयल स्प्रेड हुआ होगा, उसकी जद में क्या क्या आया, वहां भी तो जबरदस्त नुकसान हुआ होगा ना कुशांग। देखिए, मैं जब वहाँ पे गया था तो कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा जो पीछे चले जाए, ताकि यहाँ पर जो सिस्टम है उनको प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो वहाँ पे देखा किचन था, मेस का ही किचन हुआ वहाँ पर था, तो वहाँ पे स्वाभाविक तौर पे जो LPG सिलेंडर रहते हैं वो भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ मेस में जो लोग रह रहे थे उनके भी घर वखरी जो थी, कपड़े उनके थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिसके चलते आग जो है वो ज़्यादा लग सकती है। और ये जो प्लेन गिरा था वो इस तरह से टकराया था कि जो डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, तो पहले उनसे पूरा चीर के निकल गया, और फिर उसके बाद की जो दीवार थी तो वहाँ पे टकराया था, और उसका जो दूसरा हिस्सा था वो 2 इमारतों के बीच में जाके गिरा हुआ था। तो ये जो मेस में बैठे हुए जो सभी स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ज़्यादा कैजुअलिटी होने की चांसेस देखने को मिल रही है। हालांकि वहाँ पर NDRF और SDRF भी मौजूद थी, उन लोगों की भी यही थियरी थी कि सबसे पहले जहाँ पर जो हिस्सा प्लेन का टकराया था, वहाँ पे मौजूद तो सारे MBBS डॉक्टर्स थे, इंटर्न डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, उनमें से शायद अब तक कोई ना बचाओ। अभी तक 4-5 लोग हैं वो मिसिंग है, उनकी रेस्क्यू की प्रोसेस भी चल रही है। और लिस्ट जानकारी जो दी जा रही थी वो हॉस्पिटल के ही अधिकारी थे क्या कुशांग, जो ये कह रहे थे कि 5 चेहरों की पहचान भी, 5 लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। उन्होंने कोई मौत की पुष्टि नहीं की, क्या वो डॉक्टर्स की ही बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जिन्होंने ये बात कही थी, और उनका कहना है कि ये जो कुक थे वहाँ पे जो खाना बनाते थे सभी डॉक्टर्स के लिए, वो एक महिला है, उनकी अब तक कोई खबर नहीं आई है। उसके अलावा 3 और जूनियर डॉक्टर जो थे वो नीचे से गुजर रहे थे, तो वो लोग अभी कहाँ पे हैं उनका भी पता नहीं चल पाया। क्या वो लोग प्लेन क्रैश होने के चलते बाहर निकल गए थे या प्लेन के मलबे के नीचे दबे हुए हैं, वो अभी तक उनका ना बॉडी मिल पाया है, ना उन लोगों की कोई खबर मिल पाई है। तो ये जो अहमदाबाद नगर निगम की जो फायर की टीम है और NDRF SDRF है, वो उस दिशा में, अलग अलग दिशाओं में अभी यहाँ पर तपास कर रही है। जी, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो ताज़ा वीडियो आया है उससे कहानी काफ़ी साफ हो रही है, और लापरवाही नहीं, यहाँ पर उससे भी बड़ी बात हो रही है। क्या बर्ड हिट हुआ है? दोनों इंजन क्या स्टॉल कर गए? बहादुरी, अपने तजर्बे का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की है पायलट ने कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन वो ऐसी हाइट पर विमान का इंजन स्टॉल हुआ है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता था। क्या पूरी हकीकत इसके सामने आ पाएगी? ये अपने आप में अब बड़ा सवाल बन गया है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।